हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम एक बार फिर हाजिर हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये क्लास पहुंच सके। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किसी ग्रह की सतह तथा उसके 20 मीटर ऊपर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का अंतर 16 जूल प्रति किलोग्राम है। 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के क्षैतिज से 60 अंश यानी 60 डिग्री पर झुके आनत तल पर 8 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। तो इसमें देखेंगे कि इस प्रश्न में 20 मीटर स्थित बिंदु पर और सतह से गुरुत्वीय विभव का अंतर 16 जूल प्रति किलोग्राम दिया। तो यहाँ पे जो दूरी का जिक्र है 20 मीटर है, तो हम जूल प्रति किलोग्राम के तौर पे जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला यूज करेंगे U बराबर mgh से। इसी फार्मूले पे पूरे सवाल को लगा देंगे। तो जूल प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है तो U बट्टे m, U जूल में, m किलोग्राम में, तो U बट्टे m हो जाएगा, जिसका मान 16 लिखा हुआ है। और G यहाँ से हम G का मान निकालेंगे और H का मान 20 मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ से यदि हम G का मान निकालें तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो G का मान हो जाएगा 4/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान बनेगा। फिर है 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के क्षैतिज से झुके आनत तल पर 8 मीटर विस्थापित करने में। अब फिर यहाँ पे दूरी ऊंचाई का जिक्र है कि 8 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। तो जब 8 मीटर विस्थापित करेंगे तो इनको एरिज करते हैं। 8 मीटर विस्थापित कर रहे हैं तो फिर H, यहाँ से H का मान निकालेंगे ऊंचाई का, क्योंकि 60 अंश झुके आनत तल पर 8 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ एक जो दूरी है H हम निकालेंगे, एक दूरी 8 हमारी है और इस दूरी को ऊर्ध्वाधर घटक को लेकर के लगाएंगे तो साइन 60 अंश बनेगा। तो इस प्रकार से H का मान 8 और साइन 60 का मान होता है कड़ी 3/2, तो 2 चौके 8 यानी 4 कड़ी में 3 मीटर, 4 कड़ी में 3 मीटर H का मान बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब विस्थापित करने में इतने ही ऊंचाई तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमें बताना है। तो हम फिर फार्मूला यूज करेंगे वही U बराबर mgh, क्योंकि हमें पता है U ऊर्जा है जो कार्य के बराबर है। तो m का मान 2 किलोग्राम, G का मान अभी हम लोग निकाले 4/5 था और H के स्थान पे 4 कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3 का मतलब 1.732 हो जाएगा। अब अगर इनका गुणा करें तो यहाँ देखें 5 चौक 20.4 हो जाएगा और 4 चौके 16, चौके 64, 6.4 जो बन रहा है U का मान 6.4 गुणे 1.732 बनेगा। तो यहाँ से U का मान 11.00 करके आएगा। इतना जूल आ रहा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं। हमारे ऑप्शन 32 जूल है, 16 जूल है, 9.6 जूल है, तो यह हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर 11 कुछ बनेगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। उपग्रह पर अभिकेंद्री बल F है, तो उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी F है, तो परिणामी बल क्या होगा। तो हम समझते हैं, यहाँ पे पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो यह वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, तो इसका अभिकेंद्र बल लगेगा और पृथ्वी उसके ऊपर जो बल लगाएगी वह गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ये दोनों बल समान स्थिति में होगा। इस प्रकार से जो उपग्रह पर परिणामी बल होगा वह F होगा, F ही होगा, यानी सेम होगा, समान होगा। तो सही ऑप्शन हमारा F होगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसिंग है। एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 4 1 है, या 4 1 जो लिखा है या 4 लिखा हुआ है, यानी 1 तथा 4 तीव्रता, ये दो कला संबद्ध तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, अतिस्थापित होती हैं। समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो समपोषी व्यतिकरण की बात करें तो इसमें एक तीव्रता को I1 कहेंगे, एक तीव्रता को I2 कहेंगे। तो I1 का मान 1 होगा, I2 का मान 4 होगा। समपोषी के लिए, समपोषी व्यतिकरण की घटना के लिए I बराबर रूट में I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होता है। यानी पहली तीव्रता
का रूट दूसरी तीव्रता का रूट का योग का वर्ग, यह समपोषी व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो आई जब निकालेंगे परिणामी तीव्रता तो रूट में 1 होगा और इसी रूट में 4 होगा, तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो आई बराबर √1 यानी 1, √4 यानी 2, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 2 1 3, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, यानी जो सही ऑप्शन हमारा बनेगा वह सही ऑप्शन हमारा 9 है। तीव्रता 1 और तीव्रता 4 की दो कला संबद्ध तरंगे दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो समपोषी व्यतिकरण इसका 9 हो। सही ऑप्शन हमारा 9 है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है, बढ़िया सवाल है। 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज पर एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो 50 हर्ट्ज जो आवृत्त है एसी पर 0.01 एच हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात कितना होगा। यह प्रतिघात शब्द लिखा है, प्रतिघात कितना होगा। तो प्रतिघात को एक्सएल कहा जाता है और एक्सएल के बराबर सूत्र होता है 2π/FL। तो इस पे यदि हम रख रहे हैं तो एक्सएल बराबर 2π/F का मान 50 है और एल प्रेरकत्व एल होता है जिसका मान 0.01 है। इनका गुणा करें तो इनका गुणा करने के उपरांत जो भी हम मान लिखे कि वह 2 था और पाई है, पाई के स्थान पे हम 3.14 कर दें और एफ के स्थान पे 50 और एल के स्थान पे 0.01 है। तो सबका गुणा करें तो 50 दूनी 100, 100 में 0.1 का गुणा करें तो पूरा दशमलव खत्म होकर के 1 होगा। इस प्रकार से मात्र बचेगा एक्सएल का मान 3.14। तो इसका प्रेरण प्रतिघात 3.14 बनेगा। तो सही ऑप्शन हमारा 3.14 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चालक पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होता है। अगर कोई चालक है तो उसका जो परावैद्युत नियतांक होता है, परावैद्युत नियतांक को परावैद्युतांक कहा जाता है। और जो परावैद्युतांक होता है वह किसी चालक पदार्थ की बात करें तो वह हमेशा अनंत से बड़ा होता है। चालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वह हमेशा अनंत रूप से बड़ा होता है। यह याद रखने की ज़रूरत है कि किसी चालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होगा वह हमेशा अनंत से बड़ा होगा। तो सही ऑप्शन हमारा होगा अनंत से बड़ा, अनंत से बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, एक गैस को विभिन्न ताप ऊष्मीय अवस्थाओं से गुजारा जाता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा का क्या होगा। तो गैस की जब विशिष्ट ऊष्मा की बात होगी, जब विभिन्न ताप ऊष्मीय अवस्थाओं से गुजारा जाएगा तो हमेशा नियत रहेगा विशिष्ट ऊष्मा, नहीं नियत नहीं रहेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जब उसको विभिन्न ताप अवस्थाओं से गुजारेंगे तो ताप अवस्थाओं को बदल रहे हैं तो गैस के गर्म करने की विधि के अनुसार परिवर्तन होगा। जब विभिन्न ताप अवस्थाओं से गुजारेंगे तो फिर गैस को गर्म करने की विधि के अनुसार से उसमें कुछ भी हो सकता है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वह स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सही ऑप्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, संलयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अवयव है। यहाँ पे है कौन सा आवश्यक अवयव है। तो संलयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक अवयव है। निम्न ताप, उच्च ताप, तापीय न्यूट्रॉन, क्रांतिक द्रव्यमान। तो संलयन प्रक्रिया मतलब संलयन का तात्पर्य है जोड़ने से। जब हल्के नाभिकों को परस्पर संयुक्त करके भारी नाभिक बनाते हैं तो वह प्रक्रिया संलयन कहलाती है। और जब हल्के नाभिकों को संयुक्त करके भारी नाभिक बनाएंगे तो नाभिकों को आपस में जोड़ना होगा और जोड़ने के लिए उन्हें गलाना होगा और इस गलाने की प्रक्रिया में कौन सम्मिलित होगा, उच्च ताप होगा। संलयन प्रक्रिया में जो आवश्यक अवयव है वह उच्च ताप है, निम्न नहीं होगा, तापीय न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, क्रांतिक द्रव्यमान भी नहीं होगा। रीजन बच्चों यह है कि जब संलयन प्रक्रिया कराएंगे तो उसमें जो हल्के नाभिक यानी हल्के पदार्थ होंगे उन्हें हमें उच्च ताप पर रखकर पहले गलाना होगा, तब उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा उच्च ताप होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबक रक्षण किसके टुकड़े होते हैं। जो चुंबक रक्षण होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो चुंबक रक्षक बनाए जाते हैं, चुंबक के रक्षक जो बनाए जाते हैं वो चुंबक रक्षक वह हमेशा नर्म लोहे के होते हैं। चुंबक रक्षक हमेशा नर्म लोहे के बनाए जाते हैं।
चुंबक बनाने की प्रक्रिया में कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है और लोहे का एक दूसरा रूप ही है इस्पात। लेकिन जब चुंबक रक्षक की बात होती है तो हमेशा नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा नर्म लोहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो बिजली का बल्ब जो है, बल्ब को वोल्टेज दिया जाता है। सीधा सा प्रश्न है, बल्ब को वोल्टेज दिया जाता है तो बल्ब शक्ति प्रदान करता है, यानी कार्य करता है और कार्य करने की जो दर होती है वह शक्ति के अंतर्गत आती है। तो बिजली के बल्ब को वोल्टता देते हैं तो वह शक्ति प्रदान करता है। तो शक्ति और वोल्टता इसका सही ऑप्शन होगा। बिजली का बल्ब किसके द्वारा अर्जित होगा? शक्ति तथा वोल्टता। नेक्स्ट प्रश्न, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। अभी पीछे इस प्रश्न को हम लोग देखें कि जो परावैद्युतांक की बात होती है तो वह उसमें परावैद्युत अनंत होता है। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। सही ऑप्शन हमारा विद्युत रोधी होगा। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होगा वह विद्युत रोधी होगा। प्रतिरोधक नहीं होगा, चालक भी नहीं होगा, द्रविड़ित भी नहीं होगा। सही ऑप्शन प्रतिरोधी होगा, यानी विद्युत रोधी होगा। विद्युत रोधी का मतलब एक प्रकार से अचालक कह सकते हैं। विद्युत रोधी का तात्पर्य अचालक से। नेक्स्ट प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले जब सीधे वाष्प में बदलता है तो वह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सीधे सा इसका डेफिनेशन होता है कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वथन का तात्पर्य उबलने से है, आसवन आश्रित होने से है, बहुलकीकरण कई एककों को मिला करके यदि एक भारी पदार्थ बना रहे हैं तो वह बहुलकीकरण होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन जो हमारा होगा वह ऊर्ध्वपातन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्ध्वपातज किसे कहते हैं? अब ऊर्ध्वपातज एक पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है, जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातज एक पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है, यानी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलते हैं तो उन्हें वह क्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो यह कपूर में भी होता है, क्लोराइड, अमोनियम और यानी तीनों में होता है। तो सही ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी है, सभी ऊर्ध्वपातज है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, तो किसी द्रव को ऊष्मा देकर वाष्प में बदलने के लिए उसे पहले उबालना पड़ता है। उसे उबालना पड़ता है, वाष्प में बदलने के लिए उसे उबालना पड़ता है। और उबालने का जो टेम्परेचर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। उबालने के टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं, यानी क्वथन माने उबलना होता है। तो जब जिस टेम्परेचर पे कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और द्रव को वाष्पित करने के लिए पहले उसे उबालना होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्वथनांक हो। और जो द्रव का क्वथनांक होता है यह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो जब भी कोई अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो उसका गलनांक हमेशा घट जाएगा, और जब अपद्रव्य मिला देंगे तो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा होते हैं। कोई मिश्र धातु है तो उसका गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा होता है। तो मिश्र धातुओं का जो गलनांक होता है उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। जब अवयवी धातुओं की बात करें तो मिश्र धातुएं जिससे मिलकर बनी होती हैं, कोई भी मिश्र धातु जिससे मिलकर के बनी है तो वही उसके अवयव होते हैं। अवयव जो होते हैं जिससे मिलकर बने हैं, जो अवयव होते हैं तो अवयवों के गलनांक जो होंगे अधिक होंगे, मिश्र धातुओं के गलनांक कम होंगे। तो इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन जो होगा वह निम्न होगा।
अवयवों के जो गलनांक होंगे अधिक होंगे, मिश्र धातु अवयवों से बने धातुओं के जो गलनांक होंगे वो कम होंगे। तो सही ऑप्शन निम्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोई द्रव जब वाष्प में बदलता है तो वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। कोई ठोस जब गलता है तो वह गलन होता है। कोई द्रव जब उबलता है तो उसे क्वथन कहते हैं। लेकिन जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। सही ऑप्शन वाष्पन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, यानी दाब बढ़ाया जाए तो किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, उस द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखें, जब दाब बढ़ाते हैं तो जो द्रव का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक जो होगा वह बढ़ेगा। हम सीधी सी बात करें कि दाब बढ़ाने का मतलब दबाने से है। तो यदि किसी वस्तु को, जो नॉर्मल तौर पे वस्तु है, उसको यदि हम प्रेशर डालेंगे तो उसमें उफनाहट सी स्थिति बनेगी। तो जब दाब बढ़ाते हैं तो अगर द्रव है तो द्रव का भी उफनाहट बढ़ती है, यानी द्रव के कण भी आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। इस प्रकार से उनका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो सही ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी हमने 14वें वाले प्रश्न में इस बात की चर्चा की कि अगर अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो घटेगा, और अपद्रव्य जो ऑलरेडी पहले से अपद्रव्य है तो अपद्रव्य मिला देंगे तो उसका जो गलनांक है वह बढ़ जाएगा। किसी पदार्थ में जब अपद्रव्यों को मिलाते हैं, अपद्रव्य ऑलरेडी अपद्रव्य है, तो जब अपद्रव्यों को मिला देते हैं तो गलनांक उसका बढ़ जाता है। तो सही ऑप्शन है बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, जब कोई भी शीशे की छड़ भाप में रखी जाएगी तो उसकी जो लंबाई है वह बढ़ेगी, क्योंकि भाप जो है वह गूंज करके आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वह अव्यवस्थित रहेगी। चौड़ाई उसकी जो होगी वह अव्यवस्थित हो जाएगी। सही ऑप्शन अव्यवस्थित रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है। तो जो चांदी है सबसे अच्छा चालक है पदार्थों में। अगर सबसे अच्छी चालकता की बात करेंगे तो सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है। कॉस्टली होने के कारण इसके तार कम बनाए जाते हैं और कम बिकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चालकता होती है वह चांदी में होती है। इस प्रकार से चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगी, तो हम बताएंगे अधिक होती है, चांदी की अधिक होती है। इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में जिस प्रकार की अगर कोई भी त्रुटि मिले तो कृपया कमेंट करके सुझाव करें। धन्यवाद।